विभाग के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा समय समय पर कुछ चेतावनियां निकालते रहते हैं, चेतावनियां जाहिर करते रहते हैं कि आपको रेड अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट है, बारिश के लिए इस तरह का अलर्ट है। ये रेड, ऑरेंज और ग्रीन, इस तरह के जो कलर्स कॉम्बिनेशन है, कलर कोड की हम बात करें, वो किस तरह एक मौसम विज्ञान केंद्र निर्धारित करता है और उसका मायने क्या होता है? बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। मौसम विभाग के द्वारा सामान्यतया 3 कलर में वार्निंग जारी की जाती है। 3 में जो सबसे जो लोवेस्ट लेवल का जो वार्निंग है वो येलो कलर में हम देते हैं। येलो कलर का मतलब है कि कोई आपदा जनित मौसम बनने की संभावना है, लेकिन उसका जो असर है वो नॉर्मल होने के चांसेस है। बहुत ज्यादा उसमें उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। जस्ट ये है कि पब्लिक के लिए आप मतलब ये है कि अपडेटेड रहें, है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बट ओनली आपको है कि ऐसा डिजास्टरियस वेदर हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट उसका जो है लेवल 1 है। इसके अलावा यदि उस सिस्टम की जो इम्पैक्ट है यदि एक सिग्निफिकेंट लेवल तक होने के चांसेस होते हैं, तो उसका जो सेकेंड लेवल ऑफ वार्निंग है वो हम ऑरेंज वार्निंग देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि आपको ऑरेंज वार्निंग किसी वेदर के लिए मिलता है, चाहे वो थंडरस्टॉर्म के लिए हो, समटाइम्स हेल स्टॉर्म हो सकता है, हीट वेव भी यदि मान लीजिए सीवियर हीट वेव हो, है ना, तो ऐसे कंडीशन में डिजास्टेरियस वेदर का इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो पब्लिक को भी अवेयर रहने की जरूरत है, अपडेट रहने की जरूरत है। इसके अलावा समटाइम्स यदि जरूरत होती है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को भी अपने लेवल पे एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। और जो सबसे टॉप लेवल का जो हमारा वार्निंग करता है वो रेड वार्निंग होती है। तो रेड वार्निंग का मतलब है कि जो भी वेदर एक्टिविटी के लिए हमने वार्निंग दिया है उसका जो असर है वो बड़े स्तर पर हो सकता है। यानी जैसे भारी बारिश में यदि रेड अलर्ट दिया है तो इसका मतलब आप समझिए कि वहां पे बहुत ज्यादा रेन एक्सपेक्टेड, यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकती है विद इन ए डे, या हीट वेव में भी समटाइम्स हमें एक्सट्रीमली सीवियर हीट वेव की कंडीशन बनती है, यानी कि तापमान जो है वो औसत से बहुत ज्यादा यदि जा रहे हैं, तो ऐसे में उस वेदर का असर जो है वो आम जन पे, पब्लिक पर, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइव स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर सेक्टर में उस वेदर का ज्यादा असर हो सकता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए बेसिकली रेड वार्निंग देते हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को भी अपनी ओर से प्रॉपरली एक्शन लेना पड़ता है कि उस इवेंट से या उस डिजास्टेरियस वेदर से कैसे नुकसान को कम किया जा सके। जी, इसके अलावा यदि कोई वार्निंग नहीं हो तो हमारा ग्रीन कलर होता है, यानी कि कोई किसी तरह का वार्निंग या ग्रीन सिग्नल फॉर ऑल, यू कैन गो एनीवेयर। एग्जैक्टली। एक जहन में सवाल आता है और हमेशा हम पेपर्स में भी पढ़ते रहते हैं कि मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ अलग अलग तरह के नॉमेनक्लेचर या नामकरण भी शायद वो करते हैं इस तरह का। अगर उसमें आप जरा से इंफॉर्मेशन देना चाहें कि जैसे कभी कभी हम पेपर्स में पढ़ते रहते हैं जनरली साइक्लोन पर कि इस तरह का साइक्लोन है, ये इसका नाम कैटरीना है या इस तरह का कुछ और नाम है, ये किस तरह डिफाइन किए जाते हैं? आपने देखा होगा कि साइक्लोन जो भी बनता है उसका कोई ना कोई एक नाम निर्धारित होता है। बिल्कुल। और ये जो नामकरण है खासकर साइक्लोन का, ये एक WMO की कमेटी होती है, विश्व मौसम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहले से ही आगामी 5 सालों में जो उस रीजन स्पेसिफिक में जो साइक्लोन आएंगे उनके नाम जो है वो पहले से ही तय हो जाते हैं, डिफाइंड हो जाते हैं। इंडियन रीजन की यदि बात करें तो इंडियन ओशियन से लगने वाले जो कंट्रीज है जी, जैसे पाकिस्तान है, जैसे इंडिया है, इसके अलावा बांग्लादेश है जी, तो ये जो नियर बाई जो कंट्रीज है इंडियन ओशियन से लगने वाली जो भी कंट्रीज है, श्रीलंका है, इन सभी कंट्रीज से पहले से ही नाम प्रपोज कर लेते हैं। अच्छा। इनवाइट करते हैं जी जी। और WMO में इसकी एक कमेटी बैठती है बाकायदा, हर कंट्रीज से जो नेम ऑफर्ड किए जाते हैं, जो प्रपोज किए जाते हैं, बेसिकली इन पर डिस्कशन होता है और उस कमेटी के द्वारा ये नामों का सिलेक्शन पहले से हो जाता है। अच्छा। और अल्टरनेट वे में हर एक देश के द्वारा दिए गए जो नाम है वो अल्टरनेट वे में उपयोग में आते रहते हैं जी। तो अब जो अगला कभी भी इंडियन ओशियन में साइक्लोन बनेगा, अच्छा, उसका नाम पहले से तय होता है। अच्छा। और उसी लिस्ट में से अगला नाम दिया जाता है। और नाम देने का जो मतलब मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पब्लिक जो है, क्योंकि देखिए साइक्लोन एक बहुत डिजास्टरियस वेदर है, बहुत लार्ज स्केल डैमेज कर सकता है, तो पब्लिक को उस साइक्लोन के असर से मतलब किस तरह से उसको समय से बचाया जा सके या पब्लिक को खुद को अपने लेवल पे जो अवेयरनेस रखनी है, तो इस
इतने मतलब डिजास्टेरियस वेदर को या साइक्लोन को एक नाम से पहचाना जाए, ताकि क्या है कि लोगों को इजीली अंडरस्टैंड किया है, मतलब कि एक नाम जो है मतलब क्या है कि यूनिक हो, टू मेक इट डिफिशिएंट। हाँ, तो हर साइक्लोन का इम्पैक्ट जो है वो अलग होता है, उसकी इंटेंसिटी अलग होती है, अलग अलग क्षेत्र में लैंडफॉल होता है, तो हर साइक्लोन का एक यूनिक नाम रखा जाता है। ये वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है। अच्छा। और इसी के आधार पे जो है वो नाम का चीज है। आप समय समय पर जानकारी निकालते हैं, लेकिन क्या कोई कृषक भाई या कोई ग्रुप अगर ऐसा हो जो चाहे कि वो खुद मौसम विभाग की और इनिशिएट करके इंफॉर्मेशन निकालना चाहे, उन लोगों के लिए क्या है, और आप क्या उन कृषक भाइयों के लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी सर्कुलेट करते हैं सर? देखिए, हमारे ऑफिस का एक महत्वपूर्ण अनुभाग है कृषि मौसम सलाह अनुभाग जी। और इस जो सेक्शन का काम है वो विशेष रूप से आगामी एक सप्ताह में जो मौसम की जो कंडीशन होने वाली है उसके आधार पर एक कृषि मौसम सलाह जारी की। ये सप्ताह में 2 दिन जारी होती है, प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को। और जो खास जो इस जो सेवा का जो खास जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर अलग अलग क्षेत्र के किसान भाई अपनी फसल में क्या मतलब उसमें मेजर्स लें, क्या मतलब उनको कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उस मौसम का उस पर असर कम हो, नुकसान कम से कम हो। तो इसके लिए जो विभिन्न कृषि विभाग, विभिन्न कृषि इकाइयां जो है, जो एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स है, आप देखेंगे कि कई कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, तो ऐसे कृषि इकाइयों से सलाह जो है वो मिलकर डिसाइड की जाती है। और ये मौसम विभाग और कृषि इकाइयों का मिलकर के एक प्रोजेक्ट है। इसके द्वारा प्रति सप्ताह में 2 बार जो है वो कृषि मौसम सेवाएं दी जाती है, और आप हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो कृषि यूनिट्स हैं वहां से भी आप अवेलेबल है, उस पर भी ले सकते हैं। और दूसरा जो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जुड़ने के लिए आज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जी। आप चाहें तो ट्विटर पे आप जा सकते हैं, @IMD जयपुर पे जा सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है। आजकल हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी मैनेज कर रखे हैं। इसके अलावा ईमेल से भी हम कई ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विस दे रहे हैं। और आजकल पिछले 2 सालों से आपने देखा होगा कि एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल भी एक रिसेंट से लॉन्च हुआ है। उसमें यदि कोई तात्कालिक कोई मैसेज देना हो या कोई कम टाइम में यदि मान लीजिए इन्फॉर्मेशन यदि देनी हो, तो कैप कॉमन अलर्ट सिस्टम है, कैप सचेत के नाम से, तो आप लोग अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा लाइटनिंग से बचने के लिए आप दामिनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम ऐप जो रिसेंटली 15 जनवरी को मौसम विभाग ने लॉन्च किया है, तो आप लोग कृपया करके मौसम ऐप को भी मोबाइल में अपने डाउनलोड करें। और लोकेशन स्पेसिफिक आगामी दिनों का मौसम पूर्वानुमान, इसके अलावा सैटेलाइट, रडार, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इस ऐप पे भी आपको अवेलेबल है। तो अब भी जो है वो आप किसी भी मोड से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मीडिया के माध्यम से तो आपको इंफॉर्मेशन मिलता ही है। तो बहुत सारे मोड हैं, आप जो मोड है आपको चॉइस के अनुसार आप ले सकते हैं। सर, अंतिम प्रश्न हम ये करना चाहते हैं कि कुछ नए स्टूडेंट्स जो हैं, नए छात्र जो हैं, या यूँ कहें कि कुछ और भी जन जो मौसम विज्ञान केंद्र से जुड़ना चाहते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स अपना कैरियर उसमें बनाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए आप क्या सलाह देना चाहें? स्टूडेंट्स के लिए यदि मैं बात करूं तो मौसम विभाग में अपना यदि करियर बनाना चाहते हैं या एटमॉस्फेरिक साइंस में आप अपना करियर देखना चाहते हैं, तो नंबर 1 साइंस बैकग्राउंड से आपका ग्रेजुएशन और पीजी होना चाहिए एटलीस्ट। और रिसर्च वर्क भी जो है वो एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजी, आजकल मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में भी MSc होती है, कई यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि फोरकास्ट के साथ साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का भी रोल प्ले होता है जी। तो इंस्ट्रूमेंट के एक्सपर्ट्स भी हमारे डिपार्टमेंट में डिफरेंट सेक्शंस में काम करते हैं। जैसे रडार को रन करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपर्ट चाहिए। इसके अलावा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, सैटेलाइट्स हैं, कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। कंप्यूटर में डाटा कम्युनिकेशन कहें, चाहे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स कहें, सुपर कंप्यूटर्स पे आपको मॉडल्स को रन करने के लिए आपको कंप्यूटर का एक्सपर्टाइज चाहिए। तो मल्टी डिसिप्लिनरी सेक्शन से होते हुए भी आप IMD में या मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो खासकर जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, इसके अलावा जो
प्योर साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और इसके अलावा हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में एक डिवीजन है जो नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर है जी। तो सिस्मोलॉजी में भी काफ़ी लोग जो है वो इसमें भी अपना करियर बनाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड में भी ऑप्शन है, एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज जो हमारी दी जाती है, तो इसमें एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट है मेट्रोलॉजी के व्यू से, तो एग्रोमेट सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से भी जो है वो अपना करियर बना सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि हम खासकर जो आज जो मौसम दिवस है जी, इस अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर्स को मेट्रोलॉजी और एटमॉस्फेरिक साइंस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमने आज हमारे ऑफिस में जो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं, उनको हमने खुला रखा है। स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन का भी एक प्रोग्राम आयोजित किया है। तो अलग अलग जो विभिन्न जो इंस्ट्रूमेंट्स उपयोग होते हैं, चाहे वो डॉप्लर रडार है, चाहे हमारे बैरोमीटर है, चाहे हमारे थर्मोमीटर्स हैं, तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की बेसिक जानकारी दे सकते हैं और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर विजिट कर सकते हैं जी। सर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम और शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी अच्छी जानकारी, कहें उपयोगी जानकारी हमारे कृषक भाइयों के लिए दी, समाज के लिए दी। जाते जाते अगर कोई संदेश आप करना चाहें कृषक भाइयों के लिए, समाज के लिए मौसम दिवस में सर। एक सभी दर्शकों को मेरा जो संदेश है वो ये है कि इस बार का थीम भी यही है, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट चेंज का असर हम अपने आसपास में देख रहे हैं और इससे निपटने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हम सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपनी गतिविधियों को, हम अपनी दैनिक क्रियाकलापों को इस प्रकार से बदलें कि हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। तो यदि हम ये स्टेप अपने लेवल पर उठाएंगे तो मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो कम करने में हम भी अपना एक योगदान दे सकते हैं। तो अपनी एक्टिविटीज को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएं, अपनी गतिविधियों को बदलाव करें जिसकी वजह से क्लाइमेट को नुकसान हो रहा है, और ऐसे कार्य, ऐसे एक्टिविटीज करें जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में, हमारी परिचर्चा में हमारे खास मेहमान थे राधेश्याम शर्मा जी, निदेशक मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर। इन्होंने कहा कि हम अपना कर्तव्य भी निभाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें और जितनी हो कोशिशें करें कि पर्यावरण को हम कम नुकसान पहुंचाएं। आज की इस परिचर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार डॉक्टर फिरोज खान फिर हाजिर होगा एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय और मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।